जब जब पति पत्नी के बीच की तू मैं घर की दहलीज से बाहर निकलती है तो अक्सर उसका रास्ता कोर्ट तक जरूर पहुंचता है। और कोर्ट पहुंचने के बाद पत्नी द्वारा पति पर कई तरह के केस फाइल किए जाते हैं, जिनमें से एक है घरेलू हिंसा अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत किया जाने वाला कंप्लेंट केस। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में यह सबसे अधिक किया जाने वाला केस है जो पत्नी द्वारा अक्सर पति पर किया ही जाता है। इसलिए हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे इस कंप्लेंट केस को फेस करना ही पड़ता है, और इसलिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि आपको इस केस के प्रोसीजर और कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको फेस करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोर्ट रूम में। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मामलों की कंप्लेंट कहां की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, DIR रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, रिपोर्ट कहां सबमिट की जाएगी, समनिंग और रिप्लाई की स्टेज के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं रिप्लाई के बाद की स्टेज के बारे में बताऊँगा। रिप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रेप्लिकेशन की। कोर्ट में रेस्पोंडेंट द्वारा रिप्लाई फाइल किए जाने के बाद यदि कंप्लेनेंट को लगता है कि रिप्लाई में जो डिफेंस लिया गया है उस डिफेंस पर उसे अपने कोई पॉइंट्स रखने हैं तो कोर्ट की परमिशन से रेप्लिकेशन कंप्लेनेंट द्वारा दिया जा सकता है। अब यहाँ रिप्लाई के साथ एक स्टेज और आ सकती है जहाँ अपोजिट पार्टी CRPC सेक्शन 468 के अंतर्गत कंप्लेंट को डिसमिस करने की एप्लीकेशन लगा सकती है, जिसमें ऑफेंस के लिमिटेशन पीरियड को लेकर बताया गया है कि यदि कोई ऑफेंस हुआ है तो उसका केस करने का लिमिटेशन क्या होगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है जिनमें लिमिटेशन 1 साल रखी गई है। यदि इंसिडेंट 1 साल पहले हुआ है और उस ऑफेंस की सज़ा 3 वर्ष से कम है तो ऐसा केस 1 वर्ष के बाद किए जाने पर मेंटेनेबल नहीं होगा। तो अपोजिट पार्टी द्वारा इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है और कोर्ट में इस पॉइंट को बेस बनाकर कंप्लेंट को डिसमिस भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, रिप्लाई के बाद मैंने यहाँ 2 स्टेजेस बताई हैं। पहली तो एप्लीकेशन की, दूसरी सेक्शन 468 CRPC में कंप्लेंट डिसमिसल की। अब यहाँ 3rd स्टेज का होना भी पॉसिबल हो सकता है और वो स्टेज है कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट की, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जितना तू मैं का नज़र आता है उतना ही उसमें हम शब्द का भी महत्व होता है। आज के समय में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाना या मनमुटाव हो जाना आम बात है। हमारा न्यायालय भी रिश्तों की अहमियत को समझते हुए पति और पत्नी के रिश्तों को फिर से बेहतर और संतुलित बनाने का प्रयास करता है, और कोर्ट भी चाहता है कि दोनों पार्टीज़ में सेटलमेंट हो जाए, जिससे कोर्ट का भी समय बचे और दोनों पक्षों को भी कई सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। इस तरह के सेटलमेंट करवाने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत मीडिएशन का भी सहारा लिया जाता है, जहां पर मीडिएटर द्वारा दोनों पार्टीज़ को बुलाकर मीडिएशन किया जाता है और दोनों पक्षों की सहमति से कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में सेटलमेंट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है और कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पक्षों को कोर्ट में लाकर खड़ा कर देती है। दूसरा, कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग और लंबी डेट मिलना भी कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता खोल देती है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि सेटलमेंट की कोई स्टेज नहीं होती। किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी स्टेज पर सेटलमेंट दोनों पक्षों द्वारा किया जा सकता है, मीडिएशन में भी, और कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एग्री हैं तो कोर्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि रिप्लाई के बाद ना तो रेप्लिकेशन दिया गया, ना ही केस को डिसमिस किया गया और ना ही किसी तरह का कोई सेटलमेंट हुआ, तो यहाँ पर रिप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेज होगी इंटरिम मेंटेनेंस पर आर्गूमेंट की। जिस प्रकार पत्नी द्वारा पति पर CRPC सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस किया जाता है और मेंटेनेंस मांगा जाता है, उसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी पत्नी द्वारा पति से भरण पोषण का राइट मांगा जा सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है यह भी स्पष्ट कर देता हूँ।
जब तक केस पेंडिंग है, फाइनल जजमेंट नहीं दिया जाता, तब तक उसे कुछ मेंटेनेंस मिलता रहे। इसके लिए महिला द्वारा केस फाइल करते समय इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन साथ में लगाई जाती। यहाँ पर मैं मेंटेनेंस को लेकर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आपका सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस का केस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दोनों चल रहे हैं और दोनों में पत्नी ने पति से मेंटेनेंस मांगा है, तो यहाँ पत्नी दोनों केसों में पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। उसे सिर्फ एक केस में ही मेंटेनेंस मिल सकता। अब यहाँ पर कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस में इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए कंप्लेनेंट का और रेस्पोंडेंट का दोनों पक्षों का डिटेल एफिडेविट लेगा, जिसमें उनकी इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज़ की डिटेल होती है। यह एफिडेविट नॉर्मल भी हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डायरेक्शन के फॉर्मेट में भी लिया जा सकता है। यह कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वह किस फॉर्मेट में एफिडेविट मांगता है। एफिडेविट आ जाने के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के आर्गुमेंट के बाद ही कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है, जिसमें बताया जाता है कि कंप्लेनेंट को कितना इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा। इसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और फाइनल मेंटेनेंस केस डिसाइड होने पर ही फाइनल जजमेंट में डिसाइड किया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के डिस्पोज ऑफ होने के बाद कोर्ट द्वारा इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं और केस की प्रोसीडिंग को आगे चलाया जाता है। लेकिन यदि रेस्पोंडेंट कोर्ट द्वारा पास किए गए इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीव्ड है, तो वह उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 29 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर पास किए जाने की डेट के 1 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकता है। यहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट है जिसका अक्सर ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपील करने का समय सिर्फ 1 महीने का होता है। इसके बाद इस ऑर्डर की अपील नहीं की जा सकती, फिर आपको वही इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा जितने का कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और यह ऑर्डर डेट ऑफ फाइलिंग से किया जाता है। पहले मेंटेनेंस ऑर्डर किसी भी डेट से पास कर दिए जाते थे, जैसे कि डेट ऑफ ऑर्डर से, डेट ऑफ फाइलिंग से या फिर डेट ऑफ नोटिस से। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग से ही पास किए गए माने जाते हैं। अगर ऑर्डर में डेट मेंशन ना भी की गई हो तब भी डेट ऑफ फाइलिंग से ही माने जाते हैं। और यदि आप अपील में जाते हैं तो जो अपील में डिसाइड किया जाएगा वो आपको मान्य होगा। और अगर आप अपील में भी दिए गए डिसीजन से भी एग्रीव्ड हैं तो आगे भी अपील में जा सकते हैं। अपील करने का राइट दोनों पक्षों का होता है। यदि कंप्लेनेंट को लगता है कि कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया मेंटेनेंस ऑर्डर कम है तो वह भी अपील में जा सकती है। ऑर्डर पास होने के बाद आपको पिछला बकाया मेंटेनेंस भी डेट ऑफ केस फाइलिंग से देना पड़ेगा। अपील करने के बाद ये ना समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस केस की प्रोसीडिंग अपील डिसाइड होने तक स्टे हो जाएगी या हो सकती है। अपील चलने के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस की प्रोसीडिंग भी चलती रहेगी। इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी एविडेंस की। पहले कंप्लेनेंट को एविडेंस देने का मौका दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट में अपोजिट पार्टी पर जो एलिगेशन लगाए हैं उनको प्रूव करना होगा बाय वे ऑफ एविडेंस एफिडेविट या किसी अन्य विटनेस की एविडेंस भी करवाई जा सकती है। कंप्लेनेंट की एविडेंस प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद रेस्पोंडेंट को भी डिफेंस प्रूव करने का मौका दिया जाता है। वह भी बाय एविडेंस एफिडेविट अपनी एविडेंस देगा या विटनेस की एविडेंस करवाएगा। विटनेस कोई भी हो सकता है, घर वालों में से या घर के बाहर रिश्तेदार, आस पड़ोस का व्यक्ति, कोई भी। पहले कंप्लेनेंट की एविडेंस होगी, बाद में रेस्पोंडेंट की। जब कंप्लेनेंट की एविडेंस होगी तब रेस्पोंडेंट का जो वकील होगा वह कंप्लेनेंट से या उसके विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। इसी तरह जब रेस्पोंडेंट की एविडेंस होगी तब कंप्लेनेंट का वकील रेस्पोंडेंट से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ताकि दोनों पक्ष अपने अपने केस को मजबूत कर सकें। दोनों पक्षों की एविडेंस क्लोज हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी फाइनल आर्गुमेंट की। फाइनल आर्गुमेंट में दोनों पक्षों के एडवोकेट्स एविडेंस को बेस बनाकर ऑन मेरिट आर्गुमेंट करेंगे अपने अपने केस की।
कंप्लेनेंट का एडवोकेट लगाए गए एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश करेगा और रेस्पोंडेंट का एडवोकेट अपने डिफेंस को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट करेगा। दोनों पक्षों की आर्गुमेंट सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट फाइनल जजमेंट पास करेगा। तो दोस्तों, ये थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस की कंप्लीट केस प्रोसीडिंग।